नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है एगरिकस। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एगरिकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपने कितनी प्रिपरेशन करी है तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ पे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को आप जज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सामान्य सी जानकारी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एगरिकस। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन जो होता है एगरिकस का वो 3 टाइप्स का होता है यहाँ पे। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे पैरिनेटिंग माइसीलियम के द्वारा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका मशरूम है, ये एगरिकस है। तो जैसे ही ये डेड हो जाता है मैच्योर होने के बाद तो यहाँ जहाँ पर भी इसके स्पोर्स गिरते हैं वहीं पर इनका जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एगरिकस के अंदर 2 माध्यमों से होता है, 2 मीडियम से होता है। पहला होता है आपका क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा और दूसरा होता है ओडियोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर और ओडियोस्पोर क्या होते हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस चीज़ को स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम बस इस मीडियम को पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्लेमाइडोस्पोर और ओडियोस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में। तो क्लेमाइडोस्पोर का जो प्रोडक्शन है ये कहाँ पर होता है, लेटरल साइड में, यानी कि जो बेसिडोस्पोर है, बेसिडोकार्प है, उनके बिल्कुल साइड में जो है इंटरकैलरी पोजीशन पे प्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोस्पोर्स का। और इनकी जर्मिनेशन कैसे होती है कि जैसे ही ये जो स्पोर्स हैं ये ज़मीन के या सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही एक नए हाइफा को ये जन्म देते हैं। और दोस्तों क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा हुआ है कि एगरिकस जो है वो सब टेरेनियन हाइफा होता है इसका, यानी कि ये ज़मीन के नीचे से अपने आप को एक्सप्लोर करने में, अपने आप को जो है काफ़ी एरिया तक फैलाने में सक्षम होता है, इसलिए हम इसे सबटेरेनियन हाइफा भी कहते हैं इसके हाइफा को। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए बाय ओइडिया। तो ओइडिया दोस्तों, ओइडिया की जो फॉर्मेशन होती है ये कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ऐसे माध्यम से होती है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन कि ये क्या कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह भी फंक्शन करते हैं और डिप्लोडाइजेशन के द्वारा ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ता है। तो फिलहाल ओइडियोस्पोर्स को हम यहाँ पे स्किप करते हैं गाइस, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो प्रूफ है ये ज़्यादातर आपको दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एगरिकस में वो किन 2 माध्यमों से होता है, तो आप ये कह सकते हैं पहला होता है क्लेमाइडोस्पोर और दूसरा होता है ओडियोस्पोर या फिर ओइडिया। ओइडिया जो होता है सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको 2 टर्म याद करने हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। पहला होता है सोमैटोगैमस कंडीशन और इसका एक और टर्म है, यानी कि इसका एक और नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो यहाँ पे स्यूडोगैमस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जनरली सोमैटोगैमस टाइप की और स्यूडोगैमस टाइप की, जो आपको ध्यान रखना है। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है एक सोमैटिक हाइफा के द्वारा होता है। ठीक है,
तो आपको ये भी ध्यान रखना है गाइस कि यहाँ पे क्योंकि स्यूडोगैमस लिखा है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और गैमेट्स मीन्स होता है, गैमस मीन्स होता है गैमेट से रिलेटेड, स्यूडोगैमस मीन्स होता है फॉल्स गैमेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है गाइस कि यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता कैसे है गाइस? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है ये सोमैटिक हाइफा करता है, ठीक है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हेट्रोथैलिक कंडीशन। हेट्रोथैलिक कंडीशन मतलब सोमैटिक हाइफा, मतलब कि दोस्तों ये जो साइड का हाइफा होता है, ये मान लीजिए इसको आप पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं तो ये जो इंटरैक्शन है वो क्या कहलाएगी? आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी, क्योंकि ऑपोजिट स्ट्रेन के हाइफा ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया, ठीक है। चलिए, कुछ स्पीशीज जैसे जैसे एगरिकस की एगरिकस कंपेस्ट्रिस होती है और एगरिकस बाइस्पोरस होती है, ये होमोथैलिक होते हैं। दैट मीन्स कि अपने ही हाइफा के साथ में इनका कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो अगर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ही थैलस में होती है या एक ही हाइफा में होती है तो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोथैलिक कंडीशन। हेट्रोथैलिक कंडीशन कब कहा जाता है? जबकि ये जो हाइफा होता है या जो थैलस होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के हाइफा के बीच में जब कॉन्जुगेशन होता है, तो दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज हेट्रोथैलिक कंडीशन। तो दोस्तों ये तो थी जनरल सी बातें जो आपको जानना ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले आप जिस स्टेप के द्वारा पढ़ेंगे, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गाइस वो दो तीन स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला, वो है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। यहाँ जो वेजिटेटिव हाइफा होता है, ठीक है, जिसके पास यूनिन्यूक्लियड हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, और यही जो होता है हाइफा आगे चल करके ऑपोजिट स्ट्रेन के यानी कि हेट्रोथैलिक कंडीशन जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी वही, ठीक है, ऑपोजिट हाइफा के साथ में, ठीक है, सेम माइसीलियम या तो ऑपोजिट हाइफा या फिर सेम हाइफा। या दोस्तों हाइफा और माइसीलियम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, हाइफा और माइसीलियम में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है गाइस की जो वेजिटेटिव हाइफा होता है या तो सेम थैलस का या फिर ऑपोजिट थैलस का, यानी कि सेम माइसीलियम या फिर डिफरेंट माइसीलियम, उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। ये अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं या फ्यूज कर जाते हैं तो ये जो कंडीशन होगी वो कहलाएगी प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जितनी बार भी फ्यूजन होती है, फ्यूजन के बाद एक बाई न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनता है जिस स्ट्रक्चर को या जिस फेज को आप डाइकैरियोटिक स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लाज्मोगैमी की कंडीशन में आपको यहाँ पे प्लाज्मोगैमी मतलब दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो थैलस हैं या सेम स्ट्रेन के जो थैलस है उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया और जो यूनिन्यूक्लियेट हैप्लॉइड सेल था माइसीलियम का वो आगे चल कर के बाई न्यूक्लियेट यानी कि डाइकैरियोटिक सेल में बदल जाता है, ठीक है। और यही डाई कैरियोटिक स्टेज जो है वो सक्सेसिव डिविजन्स के बाद एक बाई न्यूक्लियेट डाइकैरियोटिक माइसीलियम को जन्म देती है, यानी कि लगातार यहाँ पे डिवीजन होती है और यही क्या होता है आगे चल कर के जो मैच्योर्ड माइसीलियम है उसके रूप में जन्म लेता है। और यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये पेरिनियल होता है और प्रोड्यूस करता है कई फ्रूटनिंग बॉडीज़ को, जिन्हें आगे चलकर के मशरूम कहा जाता है। और यही मशरूम आगे चल कर के वेजिटेटिवली डिवाइड करते हैं और जो अपना जीनस है उसकी और भी ज़्यादा जो स्प्रेडिंग है या स्कैटरिंग है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैरियोगैमी। तो कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और गैमी मीन्स होता है फ्यूजन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में आप क्या देखते हैं कि इस सेकेंड स्टेज में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके सेकेंड स्टेज में देखिए हमने ऑलरेडी कहा था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको दो से ज़्यादा स्टेप्स में पढ़नी है। तो पहला था प्लाज्मोगैमी, दूसरा है आपका कैरियोगैमी और तीसरा है मियोसिस, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज जो है वो आपकी कैरियोगैमी है और इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो यंग बेसिडियम है इसको थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम लेता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसके बाद यही जो एक ही थैलस था जिसके अंदर एक सेप्टा के अंदर दो न्यूक्लियस थे, यानी कि डाइकैरियोटिक स्टेज का ये जो कंडीशन था, यहाँ पर यही जो दो न्यूक्लियस होते हैं गाइस ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है, कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा था कि प्लाज्मोगैमी के कंडीशन में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में जो न्यूक्लियस हैं वो जो हेट्रोथैलिक कंडीशन या होमोथैलिक कंडीशन के कारण दो हाइफा एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेट करते हैं और उसके बाद जो दो सेल्स होते हैं वो एक सेप्टा के अंदर कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यही कंडीशन डाइकैरियोटिक फेज भी कहलाती है, ठीक है। तो कैरियोगैमी मीन्स होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो सेकेंड स्टेज में आपको न्यूक्लियस का फ्यूजन होता नजर आएगा। अच्छा, थर्ड स्टेज क्या है इसकी? तो थर्ड स्टेज है मियोसिस। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये बेसिडियम के अंदर यानी कि जो बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है यहीं पर स्टार्ट होता है। तो कैरियोगैमी जो है उसके इमीडिएटली बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है और जो मियोसिस होता है या जो मियोसिस का प्रोसेस होता है आगे चल करके एक बेसिडोस्पोर क्या था, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इनके प्रोडक्शन में या इनकी डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर आगे चल करके मियोसिस के बाद हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसिस जो होता है क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। अभी तक क्या था हाइफा, अभी तक था डाइकैरियोटिक, ठीक है, डाइकैरियोटिक फेज में, और मियोसिस के बाद ये किस में आ जाता है, हैप्लॉइड के केस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब भी टीजीटी का पेपर होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लास्ट की जो स्टेज होती है वो मियोसिस होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट स्टेज जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो कौन सी होती है और इसमें जो सेल है वो किस टाइप का पाया जाता है। तो सेल यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बेसिडियोकार्प और स्पोरोफोर। तो दोस्तों बेसिडियोकार्प वो सेक्शन होता है एग्रीकस का जो कि एडिबल पोर्शन होता है और सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अगर इमेज की बात करी जाए तो दोस्तों ये होता है अगर आपका स्टाइप, तो ये है, यहाँ पे देखिए ये होता है पाइलस, ये जो आप इसे कहते हैं ये पाइलस होता है, छतरी की तरह जो दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जो है कलेक्टिवली कहलाता है बेसिडियोकार्प, ठीक है। और दोस्तों यही जो होता है ये एडिबल पोर्शन होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेसिडियोकार्प यानी कि इस पोर्शन के डेवलपमेंट के बारे में। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि द माइसीलियम ऑफ एग्रीकस इज सबटेरेनियन, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखी जाती है वो सॉइल के अंदर जो रूट्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम राइजोमॉर्फ कहते हैं, इन्हीं के द्वारा जो डेवलपमेंट है या जो स्प्रेडिंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक टर्म आ रहा है राइजोमॉर्फ, तो इसका फंक्शन क्या होता है चलिए देखते हैं। ये है जो स्ट्रक्चर, इसे आप स्टाइप कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये एक स्टैंड की तरह होता है जिसके ऊपर ये बेसिडियोकार्प सपोर्ट के द्वारा खड़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्टाइप होता है इसी के नीचे कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें राइजोमॉर्फ कहा जाता है और इन्हीं का जो है वो फंक्शन होता है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या फिर सफिशिएंट फूड जो मटेरियल है उसको अब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिडियोकार्प के डेवलपमेंट का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों कि ये जो राइजोमॉर्फ होते हैं जो कि जिनके बारे में हमने भी डिस्कस किया कि रूट्स की तरह फंक्शन करती हैं, यानी कि इनका फंक्शन होता है टू ऑब्जर्व सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो दोस्तों इस टाइप के नीचे ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोमॉर्फ, जब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल और वाटर जो होता है इसे जब ऑब्जर्व कर लेता है यानी कि सोख लेता है तभी इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा बर्ड लाइक या बटन लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसा सॉइल के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो राइजोमॉर्फ जो होती हैं, देखिए दोस्तों प्रोसेस कैसा है, देखिए ये बड़ा मशरूम है, ठीक है, और ये क्या है बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो ये जो राइजोमॉर्फ जब होती हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो फूड है वो जब इनका माइसीलियम जब एब्जॉर्व कर लेता है तब ये जो रूट्स होती हैं इनके पास एक छोटा सा बटन लाइक प्रोजेक्शन नज़र आता है सॉइल के ऊपर, कुछ इस प्रकार से, जो कि आप फिगर नंबर ए में देख रहे हैं, ठीक है। फिगर नंबर ए कौन सा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है फिगर नंबर ए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों कि एक टाइनी पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल के ऊपर इमर्ज करता है यानी कि बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो टाइनी बटन लाइक मशरूम यानी कि एगरिकस का जो प्रोजेक्शन आपको सॉइल के ऊपर नज़र आता है,
ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स मॉइस्चर, एक मशरूम को मॉइस्चर फेवरेबल कंडीशन यानी कि जो मॉइस्चर होता है ये फेवर करता है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे ही रेनी सीजन आता है यानी कि फेवरेबल कंडीशन आती है और ये जो बटन लाइक प्रोजेक्शन होता है एग्रिकस स्काई से प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलता है, वैसे ही ये जो प्राइमोडिया होता है या जो बेसिडियो कार्प होता है, जिसे प्राइमोडिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो प्राइमोडिया है ये प्रिमिटिव स्टेज को कहा जाता है, यानी कि इनिशियल स्टेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि बटन लाइक प्रोजेक्शंस है इसीलिए इन्हें प्राइमोडिया ऑफ बेसिडियो कार्प कहा जाता है। ठीक है, तो यही जो प्राइमोडिया ऑफ बेसिडियो कार्प है, जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली है, मॉइस्चर मिलती है रेनी सीजन में, वैसे ही ये थोड़ा सा साइज में बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो मॉइस्चर है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्राइमोडिया ऑफ बेसिडियो कार्प है ये साइज में और ज़्यादा राउंड या फिर ओवॉइड हो जाता है, और यही जो स्टेज है इसे बटन स्टेज ऑफ बेसिडियो कार्प कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपसे पूछा भी आ सकता है कि एग्रीकस के केस में जो बटन स्टेज है, ये जो बटन स्टेज है ये किस फंजाई के साथ में अटैच्ड होता है या किस फंजाई से रिलेटेड है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो बटन स्टेज है वो एग्रीकस के केस में नज़र आती है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो बटन स्टेज का है वो नज़र आएगा। ठीक है, यानी अभी तक तो आपने सिर्फ ऐसे बटन स्टेज को देखा था, आगे चल करके जब ये और ज़्यादा साइज में डेवलप होते हैं, ओवॉइड और राउंडेड होते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। ठीक है, हाइफा के अंदर। तो दोस्तों आगे चल करके अब क्योंकि साइज में जो ग्रोथ है वो नज़र आती है एग्रीकस के अंदर, तो नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द लोअर स्टॉक एंड अपर वेलम रीजन ऑफ एग्रीकस। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड पोर्शन है वो आपको इजीली नज़र आएगा। सबसे पहला है ये जो देखिए, ये जो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसे हम अपर स्ट्रक्चर या फिर स्टॉक रीजन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जो इसे अपर सेक्शन या फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट कहते हैं, जो कि मेचोरिटी के बाद जो कि कैप या फिर पाइलस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ये नीचे का जो पोर्शन है दोस्तों इसे स्टॉक कहते हैं मशरूम का, जो कि आगे चल करके डेवलप होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि आपको ये जो स्टेम है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा नज़र आएगा और जो अपर सेक्शन है थोड़ा सा छोटा नज़र आता है, लेकिन आगे चल करके यही जो आपको फ्लफी सा रीजन है ये आगे चल करके स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये वो स्टिक होती है, ये वो प्लेस होती है, ये वो पार्ट होता है जो कि सपोर्ट करता है पाइलस को यानी कि बेसिडियो कार्प को। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट आपको नोटिसेबली नज़र आएगी। वो क्या होती है कि यहाँ पे आपको सर्कुलर गिल्स लाइक, जैसे फिशेस में गिल्स होती हैं वैसे मशरूम्स में भी गिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो गिल्स होती हैं ये गिल्स लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिश के गिल्स की तरह होता है। इसीलिए इनको जो इन्वेस्टिगेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे इसीलिए इन्होंने इसे एक टर्म दिया गिल्स। ठीक है, गिल्स जिस प्रोजेक्शन से अटैच होते हैं एग्रीकस से उसे वैलम कहा जाता है, जो कि इजीली यहाँ पे आपको इमेज में विजिबल है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, क्योंकि बेसिडो कार्प जो होते हैं वो अभी फुल्ली ओपन नहीं हुए होते और ये एक यंग पाइलस के रूप में आपको नज़र आएंगी इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, जो कि एक स्टॉक की पतली मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होते हैं वेलम के द्वारा। देखिए कैसे, अभी आपने देखा कि कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो मशरूम का आपको नज़र आता है बटन लाइक। ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे होता है वेलम, और ये पतली सी जो मेम्ब्रेन होती है इसे हाइमेनियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइमेनियम मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, यही जो मेम्ब्रेन होती है ये गिल्स को या वेलम को कवर करके रखती है, और यही जब मशरूम मैच्योर होता है तो ये जो लेयर है वो यहाँ से बस्ट आउट कर जाती है और यहाँ से जो है बेसिडियो कार्प एक मैच्योर बेसिडियो कार्प की तरह डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ये होता है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी कहा कि वाटर जो होता है एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है फंगस के लिए। तो जैसे ही रेनी सीजन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो हर जगह फैला हुआ होता है और जो सॉइल होती है मॉइस्चराइज होती है ड्यू टू दैट रीज़न जो रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, जो राइजोमॉर्फ होते हैं उनमें से राइजोमॉर्फ क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका स्टॉक है इसके नीचे जड़ की रूट लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी, इन्हें राइजोमॉर्फ कहा जाता है।
तो ये यही जो राइजोमॉर्फ है ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है, और फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी के कारण ये जो स्टॉक जो आपको कुछ इस प्रकार का मटके लाइक नज़र आ रहा था, धीरे धीरे ये लंबा होना स्टार्ट कर देता है, कुछ ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपको बल्ज शेप दिख रहा है धीरे धीरे स्लिम होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक नोटिसेबली चेंज आपको नज़र आएगा कि स्टॉक धीरे धीरे पतला होता चला जाता है और अपर पोर्शन धीरे धीरे बड़ा और ब्रॉडर होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये मैच्योर होता है तो मशरूम के साइड में गिल्स लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेलम होता है जहाँ पर हाईमेल लेयर के द्वारा ये जो है अटैच रहता है कैप के साथ में। और जैसे ही मैच्योर्ड होता है ये जो हाइमेनियम लेयर होती है ये बस्ट आउट करती है, ठीक है। और ये जो होता है बेसिडियोकार्प ये फुल्ली मैच्योर्ड होकर, यानी कि ये जो पाइलस जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर होती है मशरूम की, ये फुल्ली मैच्योर्ड आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एटकिंस था, इन्होंने 1906 में ये जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्क्राइब किया था और बताया था डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प के बारे में। और उन्होंने इसे हेमी एंजियोकार्पिक कंडीशन कहा था, जिसका मतलब होता है कि हाइमेनियम जो होता है पहले इनक्लोज्ड रहती है और बाद में जब ये मैच्योर होता है एग्रीकस तो फिर ये एक्सपोज के कारण या फिर एक्सप्लोजन के कारण ये जो लेयर है हाइमेनियम की ये रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से आप सभी के लिए क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि जो अपर लेयर होता है, ठीक है, गिल चैम्बर्स का, देखिए कैसे अभी आपने मशरूम को या एकेरिकस का ये जो सेक्शन आपने देखा था स्टॉक, इसके अंदर आपने देखी थी गिल्स छोटी छोटी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ की जो लेयर है हमने अभी पढ़ा कि वैलम की जो हाइमेनियम लेयर है वो बस्ट आउट हो गई, रप्चर हो गई। अब ये जो गिल्स है दोस्तों ये एक्सपोज करते हैं। अभी देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये जो ऐसे अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे कुछ इस प्रकार से तो यहाँ जो गिल्स है दोस्तों कुछ इस प्रकार की उभर कर वापस ऊपर की तरफ उठ जाती है, यानी जो गिल्स अभी तक अंदर दबी हुई थी वो अब इस तरीके से आपको नजर आएंगी बेसिडियोकार्प के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो गिल्स ही दोस्तों आगे चल करके एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। तो गिल्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस टाइप के सेगमेंटेड चैम्बर्स के लिए। तो इसे आप गिल चैम्बर्स के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये कवर्ड होती है, राउंडेड फॉर्म में नज़र आती है, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में जब एग्रीकस मैच्योर हो जाता है तो ये गिल चैम्बर्स का प्रोडक्शन करती हैं। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो गिल्स हम बार बार नाम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ गिल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो गिल्स यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं। पहली जो होती है गिल वो होती है लॉन्ग गिल्स, सेकंड जो होती है हाफ लेंथ गिल्स, नेक्स्ट जो होती है क्वार्टर लेंथ गिल्स, ठीक है। तो लॉन्ग गिल्स काफ़ी लंबी होती है और हाफ लेंथ गिल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी साइज़ में छोटी है और जो क्वार्टर लेंथ होती हैं वो 1/4 साइज़ में नज़र आती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो गिल्स का कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बेसिडियोकार्प के डेवलपमेंट के बारे में बेसिडियम के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों बेसिडियोकार्प और बेसिडियम के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए कि बेसिडियोकार्प मीन्स होता है ये कैप जो आपने अभी देखी है एग्रीकस की, ठीक है। इनके अंदर बेसिडियम जो होता है इन माइसिलियम के अंदर बेसिडियम्स पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे चल करके रिप्रोडक्शन ऑफ एग्रीकस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिडियम का जो डेवलपमेंट होता है, बेसिडिया जिसे हम स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ से, जैसे आपने देखा कि मैंगो ट्री है वो सीड से आता है, तो वैसे ही मशरूम जो होता है उसका जो जर्मिनेशन होता है वो बेसिडियम की से होता है, यानी कि बेसिडियम एक सीड का काम करता है एग्रीकस के लिए। तो जो स्पोर्स बेसिडिया आर बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज़। आगे चल करके यही जो यंग बेसिडियाज होते हैं, बेसिकली दोस्तों यहाँ जो यंग बेसिडियाज होते हैं ये बाइन्यूक्लियेट सेल्स द्वारा बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये इनका जो पोजीशन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब हाइमेनियम लेयर के नीचे, ठीक है। ये जो सब हाइमेनियम लेयर कौन सी है, अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो जो हमने अभी डिस्कस की,
ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक सब हाइमीनियम लेयर के बारे में देखा होगा। हाइमीनियम लेयर वही जो गिल्स के साइड में वेलम के साथ में अटैच्ड होती है, जो कि मशरूम के मैच्योर होते ही रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो ये हम उसी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी लेयर की बिल्कुल एडजेसेंट साइड में बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें जो यंग बेसिडियस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे चलकर के यही बेसिडियम जो होते हैं, ये जो कि दो न्यूक्लियस के द्वारा बने हुए होते हैं। अभी हमने ये इनिशियल स्टेज में ही हमने मेंशन किया था कि जो माइसीलियम होता है वो सिंगल सेल द्वारा बना होता है, और सिंगल सेल जो होती है ये बहुत छोटी सी स्टेज होती है, और इसी छोटी स्टेज के बाद ये जो न्यूक्लियस होते हैं कुछ इस प्रकार के, जो हमने आपको डिस्कस किया था, ये एक सेप्टा के बाद एक न्यूक्लियस, यानी कि आपको मोनोकैरियोटिक स्टेज दिखाई देगी। इनिशियल स्टेजेस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जब एग्रीकस का जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तब की। ठीक है, आगे चल करके यही जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर जाते हैं। तब यही आपका जो सिंगल सेल जो सिंगल न्यूक्लिएटेड जो माइसीलियम था, आगे चल कर के डाइन्यूक्लिएटेड माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही डाइन्यूक्लिएटेड स्टेज जो होती है वो एबंडेंट स्टेज होती है, और काफ़ी देर तक इसे आप ये डाइकैरोटिक स्टेज को आप काफ़ी देर तक इनकी लाइफ साइकिल में देखेंगे। ठीक है, जो कि क्लियरली विजिबल है। आगे चल के क्या आप देखेंगे कि यही जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यही जो न्यूक्लियस है दोस्तों, एक दूसरे के साथ में जब फ्यूज कर जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस बनता है ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही डिप्लॉयड न्यूक्लियस आगे चल करके रिडक्शन डिवीजन के अंडर जाता है। रिडक्शन डिवीजन मीन्स अगर यहाँ पर 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो इनका मियोसिस के बाद ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जस्ट हाफ हो जाते हैं, यानी कि कितना होगा, ये 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, हालांकि हम ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि मियोसिस के बाद ये जो आपको डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपको नजर आया था, जिनके बारे में हमने पे बात करी, मियोसिस के बाद ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, तो मियोसिस के बाद यहाँ पे आपको 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस नजर आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद के स्टेज में आप क्या देखेंगे कि एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो टॉप ऑफ बेसिडियम पे डेवलप करता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपका ये बेसिडियम है तो इसके बिल्कुल टिप पे नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप का नजर आएगा। ठीक है, जिसे आप स्टेरिगमेटा कहते हैं। ठीक है, तो स्टेरिगमेटा एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस होता है किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर। ठीक है, ये स्टेरिगमेटा क्या है गाइस, ये आप ये जो इमेज है आपकी इमेज नंबर ए, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टेरिगमेटा जो कि बेसिडियम के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है। देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेरिगमेटा। ठीक है, धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि जो स्टेरिगमेटा होता है वो साइज में स्वेल करना स्टार्ट कर देता है अपनी टिप्स के ऊपर, और जैसे ही इनकी जो टिप है वो स्वेल करती है, इनके ऊपर छोटे छोटे सिंगल बेसिडोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इमर्ज करते हैं। यानी कि ये जो स्टेरिगमेटा है, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये जो स्टेरिगमेटा होता है, देखिए इस प्रकार से ये जो स्टेरिगमेटा होता है वो साइज में स्वेल करना स्टार्ट होता है, और जैसे स्वेलिंग स्टार्ट होती है इस पर छोटे छोटे बेसिडोस्पोर्स जो होते हैं वो जन्म ले लेते हैं। ठीक है, बडिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है गाइस, कि यही जो वैक्यूल्स होते हैं धीरे धीरे एक लार्ज बेसिडियम के रूप में डेवलप करने लगते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का जो साइज होता है धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है अपने इनिशियल साइज से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अभी हमने कहा कि जो इनका न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस यहाँ जो न्यूक्लियस होता है हमने अभी कहा कौन सी फेज में होता है, डिप्लॉयड। ठीक है, तो डिप्लॉयड के बाद जब मियोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ 4 न्यूक्लियस बने। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। वही चारों न्यूक्लियस धीरे धीरे एक एक बेसिडियोस्पोर में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे
इमेज नंबर बी में फर्स्ट जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपका स्टेरिक मेटा है इसके अंदर चार न्यूक्लियसेस बने थे मियोसिस के बाद, यानी कि रिडक्शन डिवीजन के बाद, और यही सारे जो न्यूक्लियसेस होते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक एक बेसिडियम की तरफ। यानी कि अब जो बेसिडियोस्पोर होता है उस बेसिडियोस्पोर के पास एक एक न्यूक्लियस है, कौन से स्टेज में, हैप्लॉइड स्टेज में, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के एंड में हम इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे और तब आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हैप्लॉइड सेल्स का बनना, और हैप्लॉइड सेल्स जो थे धीरे धीरे, अब क्योंकि यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन था एग्रीकस का वो हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं, सीड यानी कि बेसिडियोस्पोर्स, इनको इनकी जो पेरेंट बॉडी है उनसे डिटैच होके जर्मिनेशन के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो इसके इनिशियल स्टेज में जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो बेसिडियम है, जो ये जो बेसिडियोस्पोर हैं, ये जो मदर पार्ट जो है वहाँ से डिटैच कैसे होते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको जानना ज़रूरी है बेहद ही। वो क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टेरिक मेटा है जहाँ पर आपको चार बेसिडियोस्पोर्स नज़र आएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो दो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन के होते हैं, सॉरी चार्ज नहीं, पॉजिटिव स्ट्रेन के, और ये जो दो आपको नज़र आएंगे नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेन के आपको बेसिडियोस्पोर्स नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो इनिशियल स्टेज में जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये अनपिगमेंटेड होते हैं, लेकिन आगे चल करके जब इनके पास मेच्योरिटी की स्टेज आती है तो इन पे आपको ब्लैक पिगमेंटेशन नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बाइस्पोरस बेसिडियोस्पोर की प्रोडक्शन होती है, जर्मिनेशन होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बात करी थी डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज या डिस्पोजल जो होता है, सॉरी डिस्पर्सन जो होता है बेसिडियोस्पोर का वो कैसे होता है। तो आपको याद होगा कि जब हमने फंगस की प्रीवियस स्पीशीज के बारे में डिस्कस किया था तो हमने एक वाटर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म का वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो व्हाट इज वाटर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका स्टेरिक मेटा, ठीक है, और इसके टिप पे बिल्कुल चार बेसिडियोस्पोर प्रोजेक्टेड है, ठीक है, और इनके पास अपना एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। क्या होता है गाइस कि यहाँ पर धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है, और ये साइज में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स, और एक प्रेशर सा एक्सर्ट करती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स इन बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर, और जैसे ये प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं मदर प्लांट बॉडी से, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर स्पेस से जाकर गिरते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपने फेरी रिंग्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा, ठीक है। ये आपका एग्रीकस है जो डेड होने वाला है, फुल्ली मैच्योर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिडियोस्पोर का प्रोडक्शन हुआ। तो बेसिडियोस्पोर क्या हुआ, वाटर मैकेनिज्म के कारण दूर दूर पे जाके बेसिडियोस्पोर्स गिर गए, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर है शेप में तो ये जो स्कैटर्ड होते हैं, जो फैलते हैं, जो डिस्पर्स होते हैं, वो भी एक सर्कुलर मैनर में डिस्पर्स होते हैं, और इसी कारण यहाँ पे पूरे मशरूम का जर्मिनेशन, मशरूम का ग्रोथ नज़र आएगा इन अ रिंग मैनर, और यही होता है फेरी रिंग का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो था, अगर आपको प्रीवियस वीडियो में फेरी रिंग को लेकर के डाउट था तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि एक ऑलिव ऑलिव 1964 में एक साइंटिस्ट थे ऑलिव, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था बुलर ड्रॉप, ठीक है, बुलर ड्रॉप मैकेनिज्म, और जो कि उन्होंने कहा था कि ये जो लिक्विड होता है वो वाटर नहीं होता एग्जैक्टली, जो हमने अभी बात करी कि आपका ये जो स्टेरिक मेटा है इसके ऊपर चार बेसिडियम अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, ये लिक्विड नहीं होता, ठीक है, ये एक्चुअली गैस बबल होता है जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपकी टीजीटी के एग्जाम्स में कि बुलर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था एगरिकस के केस में, तो आपको ऑलिव का नाम याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नाइसेल और उनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे
जो उनके कलीग्स थे उन्होंने 1972 में ये बुलर ड्रॉप कॉन्सेप्ट का जो बुलर ड्रॉप का जो कॉन्सेप्ट था उसको खारिज करते हुए गैस और लिक्विड का एक कॉन्सेप्ट दिया था। और इनके अनुसार यहाँ जो ड्रॉपलेट बनता है या तो उसमें गैस होता है या लिक्विड होता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भरा होता है, ठीक है, जिनके द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट होता है बेसिडियोस्पोर के कारण और ये वर्टिकली कहीं दूर जा करके गिर जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वैसे इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन कैसे होता है, जो क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो हैप्लॉइड है, अभी हमने बात करी थी मेयोसिस डिवीजन के बाद। तो जैसे ही ये पॉजिटिव स्ट्रेन, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाला किसी नेगेटिव स्ट्रेन के साथ में के कांटेक्ट में आता है वैसे ही इनके बीच में एक फ्यूजन होता है। और आफ्टर फ्यूजन ये जर्मिनेशन जो होता है एग्रीकस का वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं से फिर जो लाइफ साइकिल होती है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो ख़त्म होती है हमारी टीजीटी साइंस की एग्रीकस का जो लाइफ साइकिल का पोर्शन था, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा और यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि टीजीटी साइंस के सिलेबस के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़रूर एक लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी लाइक्स हैं वो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और ज़्यादा बेटर बनाने में हमें हेल्प करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।